नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी टॉप और इतनी बेहतरीन लीडरशिप होने के बाद भी एक के बाद एक राज्य क्यों हारती जा रही है, और कांग्रेस दूसरी तरफ जिसके पास कोई लीडरशिप नहीं है वो कुछ राज्य क्यों जीतती जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में अगर सबसे पहला जो कारण है, इसके काफ़ी सारे प्रमुख कारण हैं, तो जो पहला कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जब से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। 2019 के चुनाव के बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद उत्तराखंड का चुनाव हुआ। उत्तराखंड के चुनाव में बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को पूरी ताकत झोंक देनी पड़ी थी, तब जाके कहीं उत्तराखंड की नैया पार लगी थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की सीटें तो घट गई, 50 सीटें, 275 सीटें जीती। कहने वाले लोग कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, लेकिन उस 275 सीटों में से 100 सीटें ऐसी थी जहां पे हार जीत का जो फर्क था वो 1000 से लेके 2000 वोटों का था। ये मैं कोई हवा में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं बोल रहा। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा करके इसको डबल चेक कर सकते हैं। 100 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे हार जीत का जो मार्जिन था वो 100,000 से लेके 2000 का था। उसके बाद बंगाल हारे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हारे। हिमाचल प्रदेश की जो हार थी वो इतनी बुरी हार थी कि जेपी नड्डा को पहले बात तो नैतिकता के आधार पे जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए था, और नैतिकता के आधार पे अगर नहीं देना चाहते थे तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था। जेपी नड्डा जी जिस जिले से आते हैं उस जिले में 13 विधानसभा सीटें हैं, एक भी नहीं जिता पाए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, केंद्र के अंदर इतनी स्ट्रांग लीडरशिप, बेहतरीन संसाधन, पैसा हो, लॉजिस्टिक्स हो, कार्यकर्ता हो, संगठन हो बेहतरीन, जयराम ठाकुर जैसा ईमानदार प्रदेश का मुख्यमंत्री, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष एक विधायक नहीं बना सकता अपने जिले में, तो आपको नहीं लगता कि उसको उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था? लेकिन नहीं दिया। फिर कर्नाटक हारे। कर्नाटक में तो खुद मोदी जी को जाना पड़ा, वहां पे रहना पड़ा और देखना पड़ा कि क्या हिसाब किताब। उसमें पता लगा कि जेपी नड्डा ने सारा सौदा ही साफ कर दिया है नीचे से। कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन जेपी नड्डा जी जो है उन कार्यकर्ताओं से मिलने भी नहीं गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ ही रैली निकाली कि हमारे एक सहयोगी की हत्या हो गई है और हमारी सरकार है और कोई एक्शन नहीं हो रहा। जेपी नड्डा अपने आप को नरेंद्र मोदी समझने लग गए। वही जैकेट, वही पजामा, टाइट टाइट पजामा, वही कुर्ता, और उसी हिसाब से ट्वीट करते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी नहीं हो जेपी नड्डा जी। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है कमजोर पार्टी अध्यक्ष और नॉन डिलीवरिंग पार्टी अध्यक्ष। तुरंत बदल देना चाहिए, वरना कार्यकर्ता हताश होता जा रहा है इनसे। अगला जो कारण है वो ये है कि आरएसएस टू मच इंटरफियर कर रही है पॉलिटिक्स में, बीजेपी पार्टी की पॉलिटिक्स में, और अपने ओल्ड गार्ड जो संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पार्टी के अंदर जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आपको दूंगा, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर, और राजस्थान का एग्जाम्पल दूं तो सतीश पूनिया, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। इन दोनों नेताओं को अगर आप कंपेयर करें, ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकले हुए लीडर हैं। मनोहर लाल खट्टर को 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दी थी। 2019 आते आते उन्होंने उसको गठबंधन की सरकार बना दी, और 2024 आते आते मनोहर लाल खट्टर भाजपा को हरियाणा से सत्ता से बाहर कर देंगे। उनके जिले में रोज धरने लगते हैं, रोज नेशनल हाईवेज को ब्लॉक किया जाता है। अराजक तत्व जो है वो रोज अराजकता फैलाते हैं, लेकिन खट्टर साहब का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा।
इस बारे में सोचना पड़ेगा। सतीश पूनिया 3 साल तक वहां पर पार्टी के अध्यक्ष रहे, राजस्थान में संगठन को 0/सन्नाटा बना दिया। आप कभी सतीश पूनिया जी की थ्रेड पे जाके पढ़िए और उनको देखिए। अगर किसी की मृत्यु होने पे उनको कोई बयान देना है और किसी की शादी होने पे बयान देना है, उनके चेहरे का भाव एक ही होता है। उनको उनकी फेसबुक पे आप जाके देखिए, उनके सोशल मीडिया के किसी मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, वो अभी स्कूल लाइफ जी रहे हैं। आज सुपुत्री को वहां पर छोड़कर बड़ा अच्छा लगा, आज वीर सावरकर की जयंती पे आपको बधाई हो। अरे भैया, ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सब मोदी जी को कॉपी करते हैं। अरे आप सब मोदी जी नहीं हो, आप लोगों को ग्राउंड पे जाकर के और जनता के मुद्दे उठाने हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये हैं आरएसएस के नेता। इनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना टॉपिक से भटक जाएंगे। तो ये हैं आरएसएस के नेता। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से निकला हुआ नेता है हेमंत बिश्व शर्मा। पूर्वोत्तर के 7 राज्य तो संभाल ही रहे हैं वो। असम, मिजोरम, मेघालय और असम जैसा सेंसिटिव राज्य को बड़ा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और उसके अलावा भी टाइम निकाल करके नीचे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर आकर के पार्टी के कार्यक्रमों में और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये है लीडरशिप ग्रूमिंग। हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो कांग्रेस की जड़ों से निकला हुआ लीडर है। और मनोहर लाल खट्टर और सतीश पूनिया जो हैं, उनके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, वरना मुझे लोग कहेंगे कि आप जो है कमजोर कर रहे हैं आरएसएस को। उसके बाद तीसरा जो कारण है वो जिसकी वजह से कांग्रेस फिर से जीवित हो रही है या फिर से राज्यों में सरकार बना रही है, वो है सरकार से लाभ लेने वाले व्यक्तियों का संगठन। देखिए, कांग्रेस 70 साल तक सरकार में रही है और कांग्रेस के राज में उनके कार्यकर्ताओं की या उनके नेताओं की बल्ले बल्ले होती है, क्योंकि उनको विकास से या देश से तो कोई लेना देना होता नहीं है खास। उनको यह है कि हम पैसा कमाएं और वो रज के पैसा कमाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं तो हरियाणा के अंदर ये जो अराजक तत्व हैं जो रोज सड़कों पे बैठे रहते हैं सोनीपत और रोहतक के एरिया के अंदर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर लाभार्थी हैं जिन्होंने सरकार से लाभ लिया था। कोई सब इंस्पेक्टर बना था, कोई कांस्टेबल बना था, कोई हरियाणा रोडवेज में लगा था, कोई वाटर बॉक्स में लगा था। तो ये जो सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाके, ये मैं नहीं कहता, ये पूरा हरियाणा आरोप लगाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान हरियाणा के अंदर सोनीपत और रोहतक के लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी। तो कांग्रेस ने ये जो 70 साल के अंदर ऐसे लोगों का जो तंत्र खड़ा किया है, वो तंत्र बड़ा एग्रेसिवली वापस कांग्रेस को रिवाइव करने पे उतारू है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस से लाभ लिया था, हम लाभ ले रहे हैं, तो हमें पार्टी को रिवाइव करना चाहिए ताकि आगे भी हमारा ये जो लाभ लेने का और ये जो सत्ता के अंदर जो हनक है ये हम चालू रख सकें। तो वो बहुत एक्टिवेट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे लोगों की संख्या है, लेकिन वो बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी एक्टिवली 10-12 साल ही सत्ता में रही है, तो उनका जो कैडर है वो जिन्होंने सरकार से या सत्ता से लाभ लिया है वो कम है। ज्यादातर जो निस्वार्थ भाव से आम हिंदुस्तानी है वो अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके ही जो है भाजपा को सपोर्ट करता है। तो भाजपा के पास वो संगठन नहीं है जो कांग्रेस ने 70 साल में जो तैयार किया है। तो ये तीसरा कारण हो गया इसका। चौथा कारण ये है कि टू मच डिपेंड होते हैं मोदी के नाम पे। देखिए, भाजपा के एमपीओं को तो छोड़ दीजिए, उनकी तो बात ही अलग है। जो विधायक है ना, वो विधायक भी ये सोच के बैठा होता है कि यार इस बार कांग्रेस की सरकार है, अगली बार तो मोदी जी मेरे को जिता ही देंगे। ये जो मानसिकता है, लोग इससे बहुत नाराज हैं और उसकी वजह से ही पार्टी स्टेट्स में हार रही है, क्योंकि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे को तो ग्राउंड पे उतरने की आवश्यकता नहीं है, मोदी जी के नाम पे तो मैं जीत ही जाऊंगा। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं कि झुंझुनू में एक सीट पड़ती है, विधानसभा सीट है, नाम क्या लेना वरना लोग नाराज हो जाते हैं। उस विधानसभा सीट के अंदर उस एक विधायक आता है बीजेपी का और वो कहता है कि
जो काम मैं विधायक कोटे से करवा रहा हूं या केंद्र सरकार जो सड़कें या जो डेवलपमेंट के काम करवा रही है, उसमें जो कांग्रेस का हारा हुआ कैंडिडेट था विधायकी में, वो आके उनके उद्घाटन कर जाता है। अब सोचिए कितनी बेशर्मी की बात है कि विधायक रहते हुए वो सोशल मीडिया पे इसकी कंप्लेंट कर रहा है। इसका मतलब आपका उतना कमांड नहीं है अपने क्षेत्र पे। और कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? आप इसको रिट्रिएट करो ना। जो फीता वो काट के गया है, वहां 1000, 5000, 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करिए, उसका उद्घाटन करिए, मीडिया को बुलाइए, जितने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको बुलाइए और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और आप रिबन काटिए और वहां पे उस कैंडिडेट को एक्सपोज करिए। सोशल मीडिया पे रोने से क्या फायदा होगा? और अपने आप से ये सवाल करिए कि अगर आप ऐसे ही एक सामान्य हारे हुए कैंडिडेट होते और आपकी जगह कांग्रेस का विधायक होता तो आप ये जुर्रत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो कहने का भाव ये है कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो कमजोर लोगों को टिकटें मिल रही हैं, जो कि जिनका ग्राउंड पे असर कम है। वो एक बार तो मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी बार उनका जीतना नामुमकिन हो जाता है और लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। तो इस चीज के बारे में भी पार्टी को जो है वो सोचना पड़ेगा कि जो लोग सिर्फ मोदी के नाम पर जीतते हैं उनसे थोड़ा सा किनारा किया जाए। अब राजस्थान में आप देखिए, मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के अंदर जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स आप देखेंगे तो वो ज्यादातर सिर्फ बधाई देते हैं। दिवाली की बधाई, होली की बधाई, बड़े किसी के सुपुत्र हो गया दोस्त के, उसको सुपुत्र होने की बधाई। जनता के मुद्दों को वो उठाते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनके ऊपर। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोकल लीडरशिप नहीं डेवलप हो रही है पार्टी के अंदर। ज्यादातर बाहर से इधर उधर से ले आए हुए लोगों के दम पर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पार्टी लीडरशिप नहीं डेवलप कर पा रही। उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने 15 साल राज किया, लेकिन वहां पे कोई भी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप ज्वाइन नहीं हुई। और जेपी नड्डा जी 2019 में पार्टी के अध्यक्ष बने थे या अर्ली 2020 में बने थे, लेकिन इस व्यक्ति ने पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ में एक लीडर नहीं तैयार कर पाए। राजस्थान के अंदर एक लीडर नहीं डेवलप कर पाए। फिर से घिसी पिटी वही वसुंधरा राजे को ये फिर से आगे करने के चक्कर में है। तो जो लीडरशिप नहीं डेवलप हो पा रही, ये मेन कारण है चुनाव हारने का। कांग्रेस को अगर आप देखें तो उनके जो भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता हैं उनको भी वो इस हिसाब से प्रोजेक्ट कर रही है कि ये आएंगे तो जनता की किस्मत बदल देंगे। सचिन पायलट जैसा पिटा हुआ नेता जो है उसको इस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जा रहा है राजस्थान में कि ये आएगा तो ऊपर से जो है फूलों की वर्षा होने लगेगी, राजस्थान के अंदर पानी छोड़िए दूध की नदियां बहने लग जाएंगी। इस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि न अशोक गहलोत के पल्ले कुछ है और न सचिन पायलट के पल्ले कुछ है। तो ये एक कारण है कि फेलियर टू डेवलप न्यू लीडरशिप। और ये हर जगह हो रहा है। ये नीचे लेवल पे भी, प्रधान लेवल हो गया, डेलीगेट लेवल हो गया, वहाँ पर भी कांग्रेस के जो एमपी हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के जो एमपी हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो ही अपने परिवार को नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं फिट कर रहे हैं। राजस्थान के एक जिला है, उसके अंदर एक सांसद ने अपनी बीजेपी के एक अच्छे खासे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके अपनी पुत्र वधू को जिला प्रमुख बना दिया। तो लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही, तो वोट कौन देगा? वोट लेके कौन आएगा? वोटर को बूथ तक कौन लेके आएगा? ये एक बहुत बड़ा कारण। उसके बाद सातवां जो कारण है वो ये है कि जो धोखेबाज हैं, जो ट्रेटर्स हैं, जो डिलीवरी नहीं कर रहे, चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे सेंटर के अंदर हो, वो लीडर्स के ऊपर एक्शन नहीं होना। उदाहरण के तौर पे अनुराग ठाकुर हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। दोनों मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर पिछले 6-7 महीने के अंदर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो गंद डाला हुआ है हरियाणा कांग्रेस ने और हरियाणा कांग्रेस के समर्थक खिलाड़ियों ने, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने, अनुराग ठाकुर इस केस को चाहते तो जनवरी फरवरी के अंदर ही दबा देते।
लेकिन अनुराग ठाकुर की नकारेपन की वजह से विनेश फोगाट जो है वो आज हरियाणा की मेघा पाटकर बनने को आतुर है। और बीजेपी को जो डैमेज होना था वो डैमेज हो गया। अब चाहे अनुराग ठाकुर को आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाइए या नहीं बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दी चाहे उनको, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी वो मिनिस्टर है। जितना टीवी के ऊपर गंद डाला जा रहा है, चाहे बिग बॉस के अंदर आप देख लीजिए, बच्चे देखते हैं ये शो घरों के अंदर, महिलाएं देखती हैं, लड़कियां देखती हैं ये शो, नाबालिग लड़कियां देखती हैं, और जो गंद इसके अंदर परोसा जा रहा है, अनुराग ठाकुर को कोई हवा ही नहीं है इस चीज के बारे में। क्या इन चीजों को बैन नहीं होना चाहिए था? ये आदि पुरुष फिल्म बनी थी, ये जितना गंद इस फिल्म ने डाल रखा था, जितना इसने भारतीय संस्कृति को और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्या इसको बैन नहीं होना चाहिए था? लेकिन ये मिनिस्टर्स और ये लीडर्स जो हैं ये मदमुग्ध हैं कि जो करना है वो मोदी जी ने करना है, मोदी जी चुनाव जिताएंगे। तो ऐसे लोगों को जो पार्टी के अंदर रह के महत्वपूर्ण पदों पे रह के जो आत्मघात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से अलग करना चाहिए। अलग ना भी करें तो कम से कम पदों से हटाना चाहिए। तो ये भी एक प्रमुख कारण है भाजपा को बार बार चुनाव हारने का। 8वां एक चुनाव, आज मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, पंजाब एंड हरियाणा का वो चैनल है, 8वां कारण मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उस टीवी पे कुछ और ही परोसा जा रहा था। उस पे ये बताया जा रहा था कि सिखों को उनकी दस्तार, उनकी जो पगड़ी है वो नहीं पहनने देंगे यूसीसी अगर लागू हो गया तो ये जो नॉनसेंस टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इसका कौन जिम्मेवार है? कौन रोकेगा इसको? अनुराग ठाकुर जी, आपके पिताजी पिछले हिमाचल के चुनाव में दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे, श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खिज जो है वो आप पार्टी से निकाल रहे हैं कि मेरे पिताजी को दोनों सीटों से चुनाव हरवा करके और जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया? कई सारी चीजें हैं जो अनुराग ठाकुर के बारे में और जेपी नड्डा के बारे में, स्पेशली बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, गांवों में, ढाणियों में लोग बैठकर बात करते हैं कि ये दोनों लीडर जो हैं ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं। जो बीजेपी ने कांग्रेस के साथ किया, अब बीजेपी के लीडर वही अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर इनके अलावा आपके पास कुछ कारण हो और कुछ और रीजंस आप लोग ऐड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि बीजेपी क्यों बार बार चुनाव हार रही है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।